अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स की। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर हम लोग जो है ना सबसे पहले एक बात कर लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान डिफरेंस या फिर वो है क्या। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक फील्ड या फिर एक प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग एफ इज टू क्यू ई कहते हैं, है ना। ये हम लोग को याद है पिछले चैप्टरों से। सही है भाई। अब ये जो फोर्स है ना, एक और फील्ड होती है उसको प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसको हम लोग एफ इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा या कॉस थीटा, वो एंगल पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। सही है। और ये है क्या, ये असल में कलेक्शन है किस चीज़ का। ये कलेक्शन है लॉरेंस फोर्स का। लॉरेंस फोर्स हम लोग को पता है कि लॉरेंस सॉरी लॉरेंस फोर्स का कलेक्शन है, जो कि क्या होता है हम लोग को पता है एफ इजिकल्स टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाई डी, जिसके अंदर हम लोग इसको अगर करेंगे तो फिर प्लस का जो है ना सिमिलरली वो क्यू ई प्लस का एफ इज नॉट खुल जाओ, तो फिर इसके बाद ये जो होगा पूरा का पूरा सब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास कुछ बन के निकलता है, इसको क्यू ई एफ प्लस का क्यू वी, या फिर आसान लफ्ज़ों में ई एफ इज टू क्यू वी प्लस का क्यू वी वी साइन थीटा, इस तरीके का होता है। उसको जो है हम लोग ऊपर जो क्यू वी जो होता है हम लोग उसको जो है अलग से ले लेते हैं। अब ये चीज़ है कि ये मतलब क्यू ई होगा इलेक्ट्रॉन वी, तो क्यू ई और वी बी साइन थीटा, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। लेकिन खैर अच्छा, अब आगे बात ये है कि कांस्टेंट जो हमारे पास लॉरेंस फोर्सेज होती हैं वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है। हम लोग को पता है चार्ज ही थोड़ा सा पुराना है कि अगर डायपोल मूवमेंट होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिंक सोर्स होती हैं। इसके अंदर कर्ल डाइवर्जेंस जो होता है, इसका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर जो कर्ल होता है वो ज़ीरो होता है, डाइवर्जेंस जो है सम क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी का वर्क डन जो है इसके बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस लूप बन रहे होते हैं ये, और वो कंटिन्यूस होती है, वो डिस्क्रीट नहीं होती है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एनर्जी इज कंजर्व ऑन इट्स ओन, चैप्टर नंबर 10 एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो स्टडी कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, सही है, या चार्ज या एनर्जी। ये जो है वो करंट डेंसिटी, इसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी इस क्या कहेंगे, जितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज मूविंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, इसका चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी। सही है। अब ये हम लोग ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसकी क्या करेंगे, एक हमने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर से जो है ना करंट या फिर वायर ले लिया, इससे जो है करंट पास हो रहा है, तो फ्लक्स इन एंड आउट एक जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है। तो हम लोग बाय डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग को पता है नेट फ्लक्स होता है आउट माइनस इन, तो उसका जो है वॉल्यूम मैट्रिक के हिसाब से वो ज़ीरो होता है। सिमिलरली मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जे डॉट डी एस, या फिर इसको हम लोग एरिया ही कहेंगे ना, ये एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, माइनस का डी क्यू डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, करंट होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। ये पहला इक्वेशन हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर जी डॉट डी एस और डी क्यू की वैल्यू हम लोग को लास्ट समय से उसमें से पड़ी हुई थी डी वी पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल, तो हम लोग कह सकते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ एस जे डॉट डी एस इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी टी ऑफ वट टी वी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल। सही है। इंटीग्रल डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग को पता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालूँ कि ए डॉट जे के, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा डाइवर्जेंस के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास यस, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँगा, इसको उधर ले जाते हैं और देखो अगर मैं जी तो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है कि ए डॉट डी एस किसी भी चीज़ का वो किसके बराबर है, उसके वेक्टर के वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के। सही है। अभी वॉल्यूमेट्रिक हम लोग ने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसमें। सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसी को अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, इस वाले पे लगाऊँ, इस वाले पे ये चीज़ लगाऊँ,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर जे डॉट जेड का वेक्टर डॉट डी जेड इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी टी, और क्या टी डॉट डी जेड है ना। और अब मैं अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ या फिर इसको जो है ना डी जेड को डी जेड से काट देते हैं, उसका इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन के हिसाब से काटूंगा तो फिर हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन तो सीधी सीधी कट जाएगी। खैर अगर मैं ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी डॉट डी माइनस का ये प्लस हो जाएगा डी अपॉन डी टी डॉट पी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। जो जे की इक्वेशन है अगर मैं बात करूँ फॉर स्टडी करंट के लिए, स्टडी करंट के लिए ये जो है ज़ीरो होता है, तो डी आई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और आई कांस्टेंट हो जाएगा, तो जे डॉट जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ये ज़ीरो तो जे डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो, और मैथमेटिकली ये जे डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ हो गया। सही है। अगर हम लोग आगे जाएँ तो वो होता है बायवेट सोवियत यूनियन सेरावेट लॉ स्टेटमेंट है बायवेट सोवियत लॉ का। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं डी एस प्रोड्यूस एट अ पॉइंट या किसी भी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बाय किसी भी करंट के लिहाज से वो प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, और जो एंगल होता है उसके बिटवीन में उसके। सही है भाई। जो पी को ज्वाइन कर रही होती है, ये इसका सीधा सीधा स्क्वायर रूट है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन मतलब कि उसके बीच का। आसान लफ्ज़ों में क्या अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसकी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उसके करंट और उसकी लेंथ या फिर करंट डिवाइडेड बाय एल और उसकी जो है ना डिफरेंशियल लेंथ उसके एंगल और उसके आर पे डिपेंड करेगी डी एच जो होगी किसी भी पॉइंट के लिए। सही है, जिसके अंदर वी और उसकी करंट डेंसिटी आएगी। सही है, 90 डिग्री पे। या फिर इसको आर की बात करते हैं तो आर जो है वो इक्वल टू पी होगा। अब मैं अगर इसके अंदर आसानी से बात करूँ तो ये हो जाएगा डी एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और ऑफ डी ऑफ एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। और डी ऑफ एच जो है साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको एंगल बिटवीन द करूँ तो तीनों जो है डी आई डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई डी एल और 1/r साइन थीटा। सही है ना, डी आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाऊंगा तो वो हो जाता है 1/4 पाई, या इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। सही है, तो के भी आता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं के बाद 1/4 पाई, तो ये आई जो होता है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये I/4 पाई हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन से ये डी कट जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। सही है भाई, हम लोग को पता है डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ होती है इसके अंदर जो वेक्टर होता है जिसको हम लोग क्या नाम है, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे पास इसके अंदर ये होता है वेक्टर आर डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर मैं वेक्टर आर की बात करूँ तो यूनिट वेक्टर इसके आगे अगर लगा हुआ हो ए आर का, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर आर डिवाइड बाय इस मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा जो है हमने क्या किया है, साइन को हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। एक सेकेंड। अच्छा, हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर जो होता है ना उसको अलग अलग से डिफाइन कर लें। एन कैप के ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन कैप। सही है, तो अगर मैं एन कैप को डिफाइन करूँ तो एन कैप क्या हो जाएगा वेक्टर डिवाइड बाई वन मैग्नीट्यूड। इस चीज़ का वेक्टर क्या है, अगर मैं इस चीज़ के वेक्टर की बात करूँ, ये क्या है वेक्टर इसका आई, और इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसका वेक्टर जिसको हम लोग आई डी एल, सही है, क्रॉस आर कहेंगे, और वेक्टर डिवाइड बाय इस होल मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड ये साइन थीटा और ये आई डी एल हो जाएगी, आई डी एल आर साइन थीटा। सही है, तो ये आइडियल साइन थीटा यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ इस वाले के अंदर तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, या फिर आई डी एल तो कहेंगे इसको, एक ही बात है। अगर मैं आई को अंदर लिया आई डी एल साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आर जो होगा वो बड़ा वाला आर हो जाएगा, तो दोनों जगह पे बड़ा आर को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, आई डी एल
आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आई डी एल आर साइन थीटा। इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम लोग कह सकते हैं I/4 पाई उसके बाद डी एल क्रॉस आर वेक्टर जो है कोई कैप के हमारे को पता है किसके इक्वल है, वो हो जाएगा ए आर और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, तो हम लोग आर का स्क्वायर ले लेते हैं। सही है, यहाँ पर इसकी एच की वैल्यू फील्ड आ गई। सही है, इस तरीके से ये हमारे पास बन जाता है। इसको अगर देखा जाए दूसरे तरीके से, जिस तरीके सर ने करवाया तो हम लोग को सर ने सिमिलरली आसान सा बिल्कुल करवा दिया है कि हमारे पास जो है ना, हाँ डायरेक्टली उसमें साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे हम लोग ने ए आर लगा दिया जिसके अंदर मैग्नेटिक कर्व आ गया, उसकी वजह से हमारे पास डायरेक्ट जो है ना आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर हम लोग ने वेक्टर को चेंज कर दिया। सही है, इस तरीके से हम लोग ने इसका कर लिया है। बाकी अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर ये यहाँ पे ये सारा हुआ भी आर डिवाइड बाय आर का क्यूब डिवाइड, इस तरीके से आगे करेंगे तो अच्छा। और आगे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग के पास क्या है, वेक्टर आर की लाइन में सरफेस, ये छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को पता है लीनियर के लिए आई होगा और सरफेस के लिए के है, वॉल्यूमेट्रिक के लिए जे है। हम लोग ने सबको लिखा हुआ है आई डॉट आर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, आई डॉट ये भी बड़ा है, ये भी कर लिया है। ये देख लेते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे था, सर ने आई गेस ये करवाया नहीं है या फिर करवाया है हम लोग को। अब ये जो है हमारे पास आई है यहाँ पे, ये हमारे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है जो कि एच जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है। आई जो है हमारे पास करंट है और जो म्यू टाइप है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है करंट का आई के साथ। सही है, और या फिर इसको डेंसिटी कहते हैं। अल्फ़ा वन जो होता है, अल्फ़ा वन वो एक्सटीरियर एंगल है, अल्फ़ा टू जो है इंटीरियर एंगल है, और ए जो कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। सही है, और यूनिट वेक्टर ए फाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए एल और ए पी पे। सही है, ए एल क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द करंट कैरिंग वायर, जहाँ से वायर जा रहा है उसके साथ साथ यूनिट वेक्टर जा रहा होगा वो ए एल होगा, और दूसरा जो है वेक्टर करेंगे इसके साथ जो पैरेलल वेक्टर होगा उसको हम लोग कहेंगे ए पी। सही है, दो वेक्टर हो जाएंगे। सही है, अब केस की बात करते हैं। पहला केस जो है हमारे पास ये है, और केस वन हम लोग ने एक सेमी इनफाइनाइट वायर लिया, करंट कैरिंग वायर, जिसके जो है लेंथ ओरिजिन पे ये है और उसकी जो है ना अल्फ़ा जेड पे वैल्यू ये, तो मतलब जीरो से शुरू हो रहा है अल्फ़ा तक जा रहा है। अब हम लोग को एक चीज़ देखनी है, हम लोग को याद रखना है कि किस कब अल्फ़ा और बीटा का एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं। सही है भाई, हम लोग अगर एंगल की बात करें तो ये जो है वायर टी की डेंसिटी यहाँ तक पॉइंट पे निकालनी है। सही है, ये करंट कैरिंग वायर है, एक जो है यहाँ से ये रहा और ये इसकी एंगल है। एंगल हम लोग को पता है कि अगर दो तीन एंगल लेंगे छोटा छोटा छोटा, जितना डिस्टेंस दूर रहेगा उसके हिसाब से एंगल छोटा होगा। अल्फ़ा वन की बात करें, अल्फ़ा वन जो है 90 डिग्री का एंगल है। सही है, अल्फ़ा टू जो है 0 डिग्री, क्योंकि वो चलते 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 पैरेलल हो जाएगा एक साथ, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। सही है, इस तरीके से हम लोग ने बात करी है। बाकी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो फिर हमारे पास जो है ना ये ए कैप इसके बराबर हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट या वायर के लिए। दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड जो सेमी इनफाइनाइट वायर की एक्सटीरियर एंगल बिटवीन द पैरेलल पॉइंट एंड इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये छोड़ देते हैं, मैं बता दूंगा किस तरीके से होता है तो आसानी हो जाएगी। आगे दूसरा सिमिलरली एक और बात है, इन्फिनिट कैरिंग वायर के लिए हम लोग जो है वापस से ये करेंगे, इस तरफ भी पॉइंट जाएगा इस तरफ भी पॉइंट जाएगा। सही है ना, तो उसकी जो अल्फ़ा वन की वैल्यू हो जाएगी 180 है और दूसरे वाले अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 02 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग ने प्लस किया तो ये 180 प्लस 02 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1/4 ये एक बिगर वैल्यू हो जाएगी। सही है, इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला, जो कि हमारे पास क्या है 7.1 की एग्जाम्पल है ना, ये रही हमारे पास। इसके अंदर निकालना है और लिखा हुआ है कि हम लोग को निकालो फाइंड द एच एट पॉइंट 005 ड्यू टू द लूप ऑफ 005 पे, इस पॉइंट पे हम लोग को एच निकालना है।
अच्छा भाई एक चीज़ गौर कर लें, जब इसके अंदर करंट भी दिया हुआ है हमारे पास हर कुछ 10 एम्पेयर का, ये देखो करंट की डायरेक्शन ये है, सही है। जिस पॉइंट से करंट की शुरू जहाँ से हो रहा है, मतलब कि जहाँ से करंट की डायरेक्शन शुरू है उस पे हमेशा एंगल अल्फ़ा वन बनेगा, सही है। और अल्फ़ा वन क्या होता है, वो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये चीज़ याद रखनी है। बाहर बनता है, ये XTRIOR एक्सटीरियर एंगल है। और जहाँ पे पॉइंट एंड हो रहा है वहाँ पे अल्फ़ा टू बनता है जो कि इंटीरियर होता है, सही है। क्या मैंने क्या कहा, जहाँ से करंट कैरिंग वायर की बात करेंगे, करंट कैरिंग वायर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जहाँ से करंट कैरिंग वायर शुरू हो रहा है वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा जो कि अल्फ़ा वन बनेगा, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अल्फ़ा टू। ये देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये तो उसके अंदर का एंगल हो गया। ये जो एंगल की बात करें ये तो उसके अंदर आ गया, ये तो नहीं हो सकता। बाकी जो बचा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एंगल हो सकता है जो कि अल्फ़ा वन हो जाएगा। और बाकी इसके अंदर का एंगल, और बनता कैसे एंगल, बनता हमेशा जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर से बनता है। अगर वो इधर एक्सटीरियर बनेगा तो यहाँ से नहीं बन सकता, वो बनेगा उल्टा, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, सही है। और ये जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक करंट कैरिंग वायर के ऊपर से बनता है, एक्सिस। हम लोग करंट कैरिंग वायर को एक तरह से एक्सिस लेते हैं और उस एक्सिस से हमारे पास जो है ना एंगल बनते हैं दोनों के दोनों। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास जो है ना एक वायर है जिसके अंदर वैल्यूज दी हुई हैं और इस तरीके से करंट जा रहा है, 005 है, सही है। अब हम लोग जो है ना, और पी क्या होता है, हमेशा पी जो होता है जो नीचे लिखा हुआ है डेंसिटी, वो हमेशा होती है इसके करंट कैरिंग लेंथ वायर से लेके जिस पॉइंट पे लेंथ निकालने और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ये हमेशा पी के बराबर होता है, ये वाला जो पी है, सही। ये चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट की हैं, दो तीन चीज़ें याद रखने की। सबसे पहले हम लोग एंगल बनाएंगे, ये वाला अल्फ़ा का, तो ये अल्फ़ा का एंगल हो जाएगा 90 माइनस 370 होता है, आई थिंक ये है ना, वो 180 टाइम्स 2 360 होता है, 360 डिग्री माइनस 90, ये हमारे पास कुछ एंगल आ जाएगा ये वाला। और ये एंगल क्या है, ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा टू का आ जाएगा। ये कैसे निकालोगे, ये एंगल 90 का है और ये एंगल जो है इसका वो निकाल सकते हो किस तरीके से, ये कितनी लेंथ है, ये है इसकी इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 5। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाली लेंथ आ जाएगी। मैं अगर निकाली ये तो देख लेते हैं हमारे पास, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हमारे पास कितनी की तो होनी चाहिए, ये देखो ये लिख लिया परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ रही है मेरे पास 29 आ रहा है हाइपोटेन्यूज, सही है। ये याद रखना 29 हाइपोटेन्यूज आ रहा है इसका, तो इसकी लेंथ क्या हो गई 29। अब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालने की क्या होता है, कॉस बेस कॉस थीटा, ये थीटा अगर अल्फ़ा को ले लूँ थीटा, या अल्फ़ा अल्फ़ा टू, तो अल्फ़ा टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 अपॉन अंडर रूट 29, मेरे पास पहली वैल्यू आ गई, सही है। 2 अपॉन 29, ये देखो यहाँ से आ गई। पी जो है मैंने बता दिया 5 है, क्योंकि हमारे पास टोटल लेंथ 5 है, सही है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉस अल्फ़ा वन की। अल्फ़ा वन निकालते हैं। अब अल्फ़ा वन हमारे पास पता है कि जो वैल्यू है, अगर मैं अल्फ़ा वन की निकालूँ तो हमारे पास कितनी 270 कितने माइनस का बनाना चाहिए, कॉस अल्फ़ा 90, सीरियल एंगल 90 से बन रहा है माइनस का, एक्सियल एंगल 90 का हो सकता है, ये वाला 90 का तो नहीं होगा, 270 का होगा, एक ही बात है 90 या 270। एक सेकंड कॉस की वैल्यू देख लूँ मैं कैलकुलेटर से, ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कॉस 270 क्या होता है, कॉस डिग्री 270 वो होता है मेरे पास ज़ीरो, सही है। तो अल्फ़ा ये तो हो गया ज़ीरो, ये वाला जो है इसमें वैल्यू डालेगी। अब मैं देखूँ हमारे पास वैल्यू डाल के मैं बना दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच जो है वो 10 है, करंट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पाई, पी की वैल्यू हमने डाल दी, और ये कॉस की वैल्यू जो हमारे पास ये वाली आई है ये तो हो गया ज़ीरो, सही है भाई। इधर 270 आएगा तो लिखा हुआ है ये हो गया ज़ीरो। और बाकी कॉस अल्फ़ा इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी √2/5 अल्फ़ा वन की वैल्यू, तो वो डाल दी। अब बचा ए फाई निकालना। अब ए फाई क्या होता है, ए फाई होता है हमारे पास ए पी और वो सॉरी ए एल और ए पी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ए एल जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है करंट की कैरिंग वायर के हिसाब से। करंट की कैरिंग वायर जो है कौन सी वाली जगह पे, अगर मैं सब पेन बदल लूँ, ग्रीन पेन ले लेते हैं,
करंट कैरिंग वाई ये वाला है ना, ये वाला करंट कैरिंग वाई है, तो उसकी तरफ ऐसे करके यूनिट वेक्टर बनेगा एक, जो कि ए एक्स होगा डायरेक्शन में, है ना। तो करंट कैरिंग वाले का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए एक्स। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ए पी का। ए पी का क्या होता है, जो कि पी की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, तो मतलब पॉइंट डायरेक्शन में, तो पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की डायरेक्शन में मतलब ए वाई हो गया ये, है ना। तो ये देखो ए वाई, सॉरी ए वाई जेड, सॉरी जेड की डायरेक्शन में नहीं, जेड की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ए जेड, वाई नहीं होगा क्योंकि वाई तो हमारे पास है ही नहीं। ए जेड की डायरेक्शन में हमारा दूसरा वेक्टर हो गया। पहला वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, ए एक्स, और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, ए जेड। अब हम लोग को एक चीज़ इंपॉर्टेंट सी याद रखनी है, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिखाता हूँ, एक चीज़ हमारे को लिखनी है। ये हमारे पास एक छोटा सा जो है ना मतलब पॉइंट सा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स, ए वाई, और उसके बाद ए जेड, उसके बाद इसका ऐसे करके एक डायरेक्शन बना देंगे, ऐसे करके, सही है। अगर तो ये ए एक्स से ए वाई जा रहा है और ए वाई से ए जेड जा रहा है इस वाले डायरेक्शन में, तो हम लोग पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अगर ये इसका उलट है तो हम लोग नेगेटिव लगाएंगे। तो पहले क्या जा रहा है, पहले ए एक्स से ए जेड जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये इस तरफ जा रहा है, ए एक्स से ए जेड जा रहा है, तो हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे, किसकी, ए वाई की नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये माइनस का ए वाई नेगेटिव। अगर ये जा रहा होता ए जेड से ए एक्स तक, मतलब ए एक्स जेड से ए एक्स तक, तो पॉजिटिव ए वाई आता। तो ये इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। ये छोटा सा ट्रिक है, कह सकते हैं इसको निकालने की। तो ये आ गया, सही है। अब हमारे पास क्या है, ए वाई लगा दिया माइनस का, तो माइनस की साइन उधर चली आएगी, और हमारे पास जो है वैल्यू जो है माइनस का ए वाई के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊँ, तो क्या दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आई गेस ये वाला क्वेश्चन है ना, 0.21, ये पता नहीं कौन सा वाला क्वेश्चन है। खैर ये पॉइंट का तो वन नहीं पता, ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है, सही है। इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं 2 1 की, मतलब एक्स और वाई के एंगल है, यहाँ पे एक्स है वाई है, और जेड हमारे पास इसका 0 है, सही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा करंट की डायरेक्शन क्या है, I1, हमारे पास एक करंट है I2, और एक करंट है हमारे पास सॉरी इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसकी 1 है, इसका एंगल ये 2 डायरेक्शन है इसका, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करंट की डायरेक्शन देखेंगे। करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन में पहला क्या होगा, पहला एक्सटीरियर एंगल होगा, सही है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा एंगल होगा इसका, है ना। और दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, सही है। इस तरीके से हमारे पास एंगल हो जाएंगे, इसके पहला एंगल दूसरा एंगल। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज निकालने की। हमारे पास करंट जो है 10 एम्पियर का ही दिया हुआ है हमारे पास, जो है ना आसान सा निकालते वक्त। अगर हम लोग पहले वाले एंगल की बात करें, तो ये 180 है ना, ये 180 है। 180 माइनस कितना, ये वाला एंगल तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको ये वाला एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता आपको, लेकिन ये पता है कि टोटल एंगल 90 है, तो 90 माइनस कुछ ना कुछ एंगल होगा ये, सही है। तो अगर मैं इसके अंदर इस तरफ जाऊँ और इसको जो है ऐसे मिला दूँ और ये 90 लगा दूँ, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एंगल निकाल सकता हूँ ये वाला, मतलब कॉस थीटा का ये वाला एंगल निकालूंगा, तो मेरे को 90 माइनस ये वाला एंगल निकाल दूंगा, तो मैं ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेन्यूस थ्योरम से ये जो आर निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, मतलब 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3, सही है। हाइपोटेन्यूस की लेंथ नहीं, सॉरी, अंडर रूट 5 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस की लेंथ अंडर रूट 5 हो जाएगी, सही है। और कॉस थीटा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट 5, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 5 निकल जाएगा। 2 अपॉन अंडर रूट 5 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 आ रहा है, या तो फिर हम लोग कॉस की वैल्यू देखें, कॉस 2 अपॉन अंडर रूट 5 है ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ कौन सी 2 अपॉन अंडर रूट 5 ही है, नहीं
अच्छा भाई, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास टेन थीटा भी गलत लिया हुआ है मेरे हिसाब से। टेन थीटा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास टेन थीटा इनवर्स, तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है बेस परपेंडिकुलर वन है अपॉन बेस है टू, तो 26 हो गया। सही है, ये तो हमारे पास 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये वाला एंगल, तो 90 माइनस आंसर हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 63.43। ये वाला एंगल आ गया 63.43 आ गया, और 180 माइनस माइनस 63, 180 माइनस 63 आंसर, तो ये पास आ गया 116.56। इसकी जगह पे 116.56 एंगल आएगा। सही है, तो अगर मैं इसकी अल्फ़ा की वैल्यू डाल दूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सही है, अब मैंने क्या किया, ये देखें, ये वाला दूसरा एंगल तो हमारे पास जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो रहा है करंट का, तो वहाँ पे बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल है, इंटीरियर एंगल, तो ये ज़ीरो हो गया। इस तरीके से ये वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी कॉस की, तो हमारे पास क्योंकि कॉस की वैल्यू जो है 116.96 अगर मैं निकालूंगा तो 0. कॉस अल्फ़ा वन, मैं निकाल के चेक करूँ कितनी आ रही है। कॉस का आंसर यस नेगेटिव 0.4472 आ रही है, और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी, और मैं इसको आंसर प्लस माइनस करूँगा तो मैं बस ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी वैसे। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ए कैप फाई की बात करते हैं। सही है भाई, अब ए कैप फाई की बात करेंगे तो हम लोग वो कैसे निकालते हैं, वो होता है ए एल मल्टीप्लाई बाई ए पी। ए एल जो होता है करंट कैरिंग डायमेंशन है, तो वो डायमेंशन कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है ए एक्स पे जा रहा है। सही है भाई, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया ए एक्स। सही है, और दूसरा क्या हो गया, अब मैं बात करता हूँ ए एल की जगह पे। ए एल जो है करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग डायमेंशन, और ए पी की बात करते हैं। ए पी जो है थोड़ा सा हमारे पास उसके लिए मसला है, क्योंकि वो सीधा पॉइंट है जेड का ना, डायरेक्शन जो है जेड है, करंट कैरिंग वायर से लेके उधर तक का डिस्टेंस पॉइंट तक का। करंट कैरिंग यूनिट डायरेक्शन कौन सी है, अच्छा सीधी तो नहीं है ना, यहाँ से यूनिट डायरेक्शन देखो, उसकी एन जो है ये वाली दे रहा है पॉइंट तक की, तो हमारे पास मतलब ये है कि ये यूनिट वेक्टर अलग होगा, तो ये वेक्टर डिवाइड बाई सोल मैग्नीट्यूड, तो एन क्या हो, ए एल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एल है, ए एल जो है कुछ इस तरीके का बन रहा है, जो कि ऐसे करके बन रहा है, ये ए एल इधर आ रहा है कहीं पे, है ना, पॉइंट तक की डायरेक्शन जो है करंट की लेके जा रहा है, वो ये वाली जा रही है ना, तो ये जो लेंथ है ये ए एल हो रही है। अब ए एल का मसला ये है कि हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइड बाई से मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है, तो वेक्टर क्या होगा हमारे पास ए एल का, वो हो जाएगा ए माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट टू। कैसा आया, क्योंकि इसके अंदर वन आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा, तो अंडर रूट टू हो जाएगा। सही, ये इस तरीके से आया ए एल का वेक्टर। ए एल का वेक्टर किस तरीके से आया, क्योंकि हम लोग का करंट का डायमेंशन ये होता है, करंट का डायमेंशन जो है वो इस तरीके से है कि ए ये वाला पॉइंट जो इधर जा रहा है, और ये वाला पॉइंट भी इधर जा रहा है, डायरेक्शन जो है यहाँ से करंट की ये इस तरीके से आ रही है। सही है, नीचे की तरफ पॉइंट से, तो हम लोग लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कुछ माइनस का आ रहा है, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव वाई भी नेगेटिव आ रहा है और एक्स भी उल्टा नेगेटिव आ रहा है। सही है, इस तरीके से हमारे पास पहली डायमेंशन आ गई करंट की, और इसकी वजह से हमारे पास जो वाई की एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई पहली, जो है ए एक्स माइनस का मल्टी माइनस का ए वाई। सही है, अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, ए सीधा सीधा डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन पॉइंट की कहाँ है, ऊपर जा रही है, तो ये ए वाई की डायरेक्शन में आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास तो ए वाई आ गया सीधा सीधा, या ये वाई कैसे आ गया, पी की डायरेक्शन जेड में होगी, पी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, अगर ये करंट पॉइंट इधर कर रहा है तो कल की डायरेक्शन या फिर उसकी जेड में होगी। अच्छा, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन की बात करें, ये में करंट यहाँ से एक्स वाई के अंदर जा रहा है, मतलब उसकी जो करंट की डायरेक्शन है ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उसके गोल गोल होगी ऐसे करके, तो ये कौन सा एक्सिस में हो, जब ये ए वाई एक्सिस है तो ये करंट की डायरेक्शन की फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जेड में होगी,
तो जब ए जेड लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है, डायरेक्शन ए जेड हो गई। ये बहुत ही कंफ्यूजन है कभी कभी कि ए एल क्या होगा। ए एल जो हो करंट की डायरेक्शन सपोज करेंगे, करंट जाने वाला जहाँ पे है वो डायरेक्शन होगी कि उसकी डायरेक्शन कौन सी दे रहा है, और ए पी जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके की, तो ए जेड होगी। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो इस एक्स से ए जेड मल्टीप्लाई किया, ए वाई से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे को, चाहे किसी तरीके से करेंगे। बस ये जो है आराम से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जब वैल्यूज़ आएंगी तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अब दूसरा वाला देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और भी है, ये लिखा हुआ है कि भाई 10 एम्पेयर करंट है, फाइंड द पॉइंट एट 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने एक 3 डायमेंशन शेप बनाई, जिसके अंदर हम लोग ने जो है सबसे पहले करंट को लेके गए एक ये वाला डायरेक्शन में, सही है। उसके बाद माइनस का 3 और ये पॉइंट बना दिया हमने, माइनस का 3 माइनस का 5 इसेक्ट्रा करके हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से हम लोग ने इसका वो निकाल लिया। अब हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्फिनिट चार्ज के लिए, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए ऐसी होती है, क्योंकि इसका जो है कुछ भी वो नहीं दिया और रुकना कब कहाँ रुक रही है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर जो है पी जो है वो कहाँ पे आएगी, 3 ए एक्स जो है कितना है यहाँ पे 3 पे माइनस का, यहाँ पे ए एक्स माइनस का 3 है, और ए जेड जो है 5 है, ये 5 है, सही है। तो हमारे पास ए एक्स और ए जेड जो है हमारे पास इतना हो गया। वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और हम लोग ने ए आई जो है ए एल सॉरी ए एल और ए पी ए वाई एल जो है हमारे पास ए वाई की डायरेक्शन है, कि उसके ए एल की डायरेक्शन इस तरह की करंट की डायरेक्शन है, तो हम लोग ए एल जो है ए वाई के इक्वल हो जाएगा, और दूसरी जो है वो दोनों उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। डायरेक्शन उसकी करंट जो है एक्स वाई की, अगर आपकी जो करंट की डायरेक्शन एक्स प्लेन पे है तो उसकी जो वेक्टर फील्ड बनेगी वो एक्स ऐसे करके बनेगी ना, करंट की ये जो, तो ये एक्स जेड में भी बन रही है, एक्स में भी बन रही है, सॉरी वाई में भी। अगर वाई की डायरेक्शन ये है तो ये एक्स में बन रही है और ये जेड में भी बन रही है, सही है। तो इस वजह से पी जो है वो इस तरीके से आया है, सही है। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से ये वाली की, तो ये वाला जो है इस तरीके से ए वाई कर देंगे हम लोग ने, उसी तरीके से ये ए वाई माइनस करके निकाला है, और उससे जो है हमारे पास वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। सिमिलरली केस पार्ट ओन खुद ही करना था। ये कौन सा पार्ट है, ये हम लोग वाई की डायरेक्शन क्या है, जेड की डायरेक्शन। अगर इसके अंदर भी बात करूँ तो करंट वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, जब वाई की डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी में बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जेड और एक्स की डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ये वाली चीज़ जो है डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, ये हमारी पी ऑफ ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई में बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक्स वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी जेड की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये बन जाएगा ए ऑफ एक्स प्लस का ए ऑफ वाई। और इधर की बात करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी जो होगी ए ऑफ एल इजिकल टू ए ऑफ जेड हो जाएगी। इससे हम लोग ये वाली चीज़ से निकाल सकते हैं सिमिलरली। अब हम लोग ए ऑफ थ्री वाली बैट खेलते हैं। ये वाला जो है बहुत ही आई गेस सिमिलरली आसान है, कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। मिड पॉइंट फार्मूला हमने निकाल लिया यहाँ पे, ये रहा। इस पॉइंट पे हम लोग ने इसकी पी की वैल्यू निकालनी है। तो करंट कितना दिया हुआ है, 6 एम्पेयर करंट दिया हुआ है। ये करंट यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे जा रहा है, सही है। ये करंट की डायरेक्शन है। तो हमने क्या था कि पहला वाला जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा 1 बनेगा, और वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो कहाँ से एक्स एक्सिस से बन के यहाँ तक आएगा, ये पहला एंगल हो गया, और ये वाला अल्फ़ा 2 होगा तो इंटीरियर एंगल हो गया, सही है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1 के मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। अब 2 पॉइंट फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कैसे, 0 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो होता है, इस वाले से हम लोग निकाल सकते हैं। ये x1 इसको ले लिया या x1 इसको ले लिया, मर्जी है। अगर हम लोग इस वाली डायरेक्शन से इस वाले में जा रहे हैं तो ये वाला उसके लिए x1 हो जाएगा, और ये वाला इसका y2 हो जाएगा। तो इधर से हम लोग जाते हैं, तो अगर ये x1 है तो इस x1 माइनस 0 हो जाएगा, और x2 माइनस y2 माइनस 0 हो जाएगा, और उससे हमारे पास एक्स वाई पी की वैल्यू आ जाएगी, सही है। और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी हमारे पास सीधा सीधा 2/2 आ जाएगा, सही है। यह आया 1/√2, और उसको अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो हो जाता है 2/2, सही है।
टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर भी बने बेस भी बने तो 145 डिग्री एंगल आ गया, सही है। अगर मैं एक्स ए एल एक्स और ए बी की बात करूँ तो ए फाइव के अंदर ए एल जो है वो बी ए है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ए और बी है, तो हमारे पास जो है ये ए बी आ गया डिस्टेंस इसका। और अगर ए हम लोग अल्फ़ा की क्या नाम है ए बी की बात करें, ए एल जो है हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया, और ए पी जो है कौन से डायरेक्शन में, ओ पी की डायरेक्शन में, ओ और पी इन दोनों की डायरेक्शन में जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। तो अगर मैं बात करूँ तो ओ पी जो है हमारे पास सिमिलरली इसी फॉर्मूले से निकल सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए और ओ पी से ए जेड बच गया, और अगर हम लोग इसको दोनों को फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक ही चीज़ है, एक लाइन इंटीग्रेशन है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है और एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा लगा के लगा सकते हैं। 7.1 जो सर ने होमवर्क दिया था वो वाली सेम टू सेम एक्सरसाइज, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक्सेस निकालना है तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली इसकी डेंसिटी, और ये वाली अगर हमने पहले वाले के निकाल लेंगे दूसरे वाले के लिए दो अलग अलग निकाल लेंगे, पहले वाले के लिए अलग निकला, दूसरे वाले के लिए अलग निकला है, और दोनों को प्लस कर देंगे, सही है। सिमिलरली दूसरे वाले के इसके अंदर भी ये होगा, दोनों वाले के लिए अलग अलग निकलेगा, प्लस हो जाएगा। इसके अंदर जो 0.0.2 पे निकाल लें, यहाँ पे निकाल लें, तो हम लोग जो करंट कैरिंग वायर को देखेंगे, उसके अंदर पहले इस वाले के लिए अलग निकलेगी, इस वाले के लिए अलग निकलेगी, इस वाले की निकलेगी जो अलग इस तरफ हो जाएगी, और उस वाले के लिए अलग निकल के वो वाली इस तरफ हो जाएगी, दोनों में प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 7.8 में भी ये हो रहा है कि मिड पॉइंट पे निकालना है, तो दो करंट हैं, पहले वाले के लिए अलग निकालेंगे, दूसरे वाले के अलग निकालेंगे, हम लोग जो है दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे ये इजीली हो जाएंगे, जो कि अगर एक दफ़ा देखेंगे भी तो समझ में आ जाएगा कैसे हुआ था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।